नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 स्पेशल। जो प्रीवियस एसएससी जीडी का जनवरी फरवरी 2023 को एग्ज़ाम टोटल 76 सेट में कंडक्ट हुआ था। इन सभी 76 पारियों में साइंस के क्वेश्चंस की बात करें तो 102 सवाल पूछे गए, यानी प्रत्येक शिफ्ट में कुछ शिफ्ट में एक सवाल और कुछ में 2 सवाल। इस टाइप से 1 से 2 सवाल ही आपके साइंस के पूछे गए हैं। टोटल 20 जो जीके पोर्शन आता है उनमें से, और सेम 1 से 2 सवाल हैं आपको देखने को मिले थे नृत्य उत्सव से, तो वो वीडियो भी डाल दिया है। इस टाइप से इंपॉर्टेंट जो सवाल प्रत्येक शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं वो सभी अपन कवर कर रहे हैं, ताकि आपको एक पैटर्न का पता चले कि एसएससी जीडी जो 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको आइडिया लगेगा कि साइंस की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो यहाँ पर 102 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। कहने को तो 102 सवाल है, जब एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड करेंगे तो लगभग 300 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर होंगे। उन सवाल से संबंधित आपका नॉलेज है वो बढ़ेगा, उन्हीं पर आधारित है। बार बार सवाल एसएससी पूछती है, तो एंड तक आपको बने रहना है। ये सभी 102 सवाल अपन स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी जनवरी फरवरी 2023 के एग्जाम्स में सभी पूछे गए हैं। इसकी पीडीएफ फाइल है, जो भी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद वीडियो में साइंस को अच्छे से समझना, फिर पीडीएफ फाइल में आप रिवाइज भी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है @trendgk। अभी यहाँ पर नृत्योत्सव की पीडीएफ भी मैं आज अपलोड कर दूंगा जो पेंडिंग है, तो @trendgk या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से डायरेक्टली आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो देखते हैं आपके सामने पहला सवाल है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। 102 सवाल यहाँ पर देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, मॉस और मार्केशिया किसके अंतर्गत आते हैं? तो किस के उदाहरण है मॉस मार्केशिया? तो ये ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। अब ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों के उदाहरण हैं। क्लासिफिकेशन का वैसे अलग से वीडियो डाला हुआ है। पादप जगत, जंतु जगत का जो वर्गीकरण है ना, वो आप सर्च करना। प्लांट क्लासिफिकेशन टॉप ट्रेंडिंग जी की पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम पर डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। टॉप ट्रेंडिंग जी की पीडीएफ करके जो चैनल है उसमें आपको अलग से ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लासिफिकेशन का सवाल एक आता ही आता है साइंस का। तो यहाँ पर ब्रायोफाइटा का पूछा है, तो ब्रायोफाइटा है ना, उसके उदाहरण में इमोस और मार्केशिया है। ब्रायोफाइटा के पौधों का शरीर तने की तरह जड़ जैसी और पत्ती जैसी संरचना दिखाता है। आगे सवाल आएगा किसका शरीर है वो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है? तो वो था आपके थेलोफाइटा। और यहाँ पर ब्रायोफाइटा का विभेदित होता है। टेरिडोफाइटा के पौधे भी यहाँ पर तना, जड़ और पत्तियों में विभेदित होते हैं। अब यहाँ पर बात करूँ थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा की, तो थेलोफाइटा और जो ब्रायोफाइटा है ना, ये सेहवनी प्रणाली इसमें नहीं होती है। सेहवन के लिए इसमें सिस्टम नहीं होता है। जल वगैरह, भोजन वगैरह के परिवहन के लिए जो जाइलम फ्लोएम टिश्यू होता है ना, तो यहाँ पर ये नहीं होते सेहवनी प्रणाली। टेरिडोफाइटा में एक वास्तविक सेहवनी प्रणाली पाई जाती है। तो टेरिडोफाइटा में सेहवनी प्रणाली होती है, थेलो ब्रायो में नहीं होती है। थेलो और ब्रायो में नहीं होती है, टेरिडो में होती है। अब थेलोफाइटा के उदाहरण में कौन से? तो कवक, शैवाल और लाइकेन इसके प्रमुख रूप से अंतर्गत थेलोफाइटा में आते हैं। जिसमें अन्य आप उदाहरण देखेंगे तो स्पाइरोगायरा है, यूरोथ्रिक्स है, क्लेडोफोरा है, कारा है, ये सभी थेलोफाइटा के उदाहरण हैं। और इसका शरीर जड़, तना, पत्ती में, थेला है ना वो विभेदित नहीं होता है, विभाजित नहीं होता। तो यहाँ पर थेलोफाइटा जड़, तना, पत्ती में बंटा हुआ नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अब टेरिडोफाइटा है, इसके उदाहरण मैंने कहा टेरिडोफाइटा में सेहवनी प्रणाली होती है, थेलोब्रायो में नहीं होती है। टेरिडोफाइटा में आपकी मार्सिलिया उदाहरण है, फर्न उदाहरण है, हॉस्टेल उदाहरण है, लाइकोप्सिड्स उदाहरण है, साइलोप्सिड्स उदाहरण है। और टेरिडोफाइटा ये बीज रहित सेहवनी पौधे होते हैं। तो ये टेरिडोफाइटा भी यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तीनों का उदाहरण टेरिडोफाइटा में मार्सिलिया, फर्न, हॉस्टेल, ये तीनों का पूछा जाता है। फर्न, हॉस्टेल, मार्सिलिया टेरिडोफाइटा के हैं। और आपने देखा थेलोफाइटा में कवक, शैवाल, लाइकेन में आपकी स्पाइरोगोला, यूरोथ्रिक्स हैं, कारा वगैरह थेलोफाइटा के हैं। और मॉस मार्केशिया हैं, ये आपके ब्रायोफाइट के उदाहरण हैं। ये तीनों आपने देखी, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा क्लास। तो ये तीनों जो समूह है ना, ये क्रिप्टोगैम है। क्या है? क्रिप्टोगैम है। और फेनरोगैम में आते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फेनरोगैम है। क्रिप्टोगैम में है थेलो, ब्रायो और टेरिडो। अब जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे हैं। एंजियोस्पर्म में फल के अंदर बीज होंगे, नग्न अवस्था में बीज नहीं होंगे, फल के अंदर होंगे, ढकी हुई अवस्था में एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में नग्न बीजी होंगे, जिसे आप अनावृत बीजी भी कहते हो। और जिम्नोस्पर्म के आगे उदाहरण से भी सवाल आएगा, उसके उदाहरण में है पाइनस, जिसे चीड़ कहते हैं, तालिस पत्र है, पर्सरल है, सनोबार है, देवदार है, साइकस है, ये सभी नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हैं। इसके विपरीत सपुष्पक एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होते हैं, जिसमें एक बीजपत्री के उदाहरण में मक्का, चावल, गन्ना, गेहूं,
प्याज, नारियल, घास, अदरक, केला ये एक बीजपत्री है। और द्विबीजपत्री में आलू, मटर है ना, आलू द्विबीजपत्री, ध्यान रखिएगा, आलू द्विबीजपत्री है, मटर भी द्विबीजपत्री, सूरजमुखी, गुलाब, नीम, सेब, बरगद, बीन्स, टमाटर, दालें, मूंगफली और के द्विबीजपत्री हैं। तो इस टाइप से पहले सवाल के काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी फैक्ट कवर हुए जहाँ से आने वाले एग्जाम में आपके सवाल बनेंगे। अगला सवाल देखिए, उससे पहले क्रिसमस डे की आपको ढेरों बधाई या शुभकामनाएं। अब यहाँ पर क्रिसमस डे के अवसर पर टेक्स्ट बुक साल में जो एक बार सेल आती हैं वो आ चुकी हैं। आपको जो न्यू कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पास नहीं लिया, क्योंकि पता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो जब तक मॉक टेस्ट नहीं देते हो तैयारी आपके 50% ही पूरी हो पाती, क्योंकि मॉक टेस्ट से अभी स्मार्ट वर्क के तौर पर लगभग सभी कैंडिडेट मॉक टेस्ट देते हैं। आप नहीं देते तो आप पीछे रह जाएंगे। तो अभी आपके पास अवसर है 25 से 28 दिसंबर के मध्य टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेंगे। बात कर रहा हूँ पास प्रो की, तो आपको ये 314 में मिल जाएगा। हमेशा इसकी प्राइस रहती है 499 रुपये। आफ्टर डिस्काउंट आपके होता है तो 449 तक पड़ जाता है। अभी आप देखेंगे 314 में टीटीजी के कूपन कोड से आपको मिल रहा है टेक्स्ट बुक पास प्रो। पास प्रो में प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर है, एसएससी जीडी के 3 साल जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम ऑनलाइन हुए ना, उन सभी के पेपर आपको मिल जाएंगे मॉक फॉर्म में अटेम्प्ट करने का। यानी एक पेपर एक शिफ्ट का आप मॉक टेस्ट में लगेगा और वहां से अपनी तैयारी को परख कर कहाँ का कमियां हैं सुधार करेंगे, उस कमियों को तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्रिसमस डे के इस ऑफर का टेक्स्ट बुक का फायदा उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से, तो जरूर जुड़ जाना, क्योंकि एक ही पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आने वाले रेलवे एग्जाम्स के लिए, एसएससी के कोई भी एग्जाम है, सेंट्रल और स्टेट लेवल के सभी 600 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक बार पास ले लिए तो आपके एक साल की वैलिडिटी में कवर हो जाएंगे। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीकों की पहचान करें। अब जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? तो जो जीवों के द्वारा ईंधन बने हैं, करोड़ों वर्ष लगे हैं, उच्च ताप और उच्च दाब, जब भूमि में पेड़ पौधे जीव जंतु हैं दब गए और उस पर उच्च ताप और उस उच्च दाब आया और वो कन्वर्ट हो गई ईंधन में। जीवाश्म ईंधन जिसे आप कहते हो, उसमें प्रमुख रूप से आपकी पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलतार वगैरह, वो सभी है जीवाश्म ईंधन, उसमें पेट्रोलियम में है। उसके बाद कोयला जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ऊपर आपको प्राकृतिक गैस मिलेगी। और ये जीवाश्म ईंधन में आपको पूछा है प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें, तो दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। अब दहन प्रक्रिया की दक्षता का मतलब क्या हुआ? जैसे 1 किलोग्राम आप ईंधन को जला रहे हो और उसमें आपको एनर्जी बहुत कम मिल रही है। दक्षता का मतलब जो आप क्वांटिटी ले रहे हो उसको दहन करने में, उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आपको बढ़ानी है। 1 केजी दहन में बहुत सारी ऊर्जा आपको प्राप्त होए, इस प्रकार से आपको दक्षता उसकी बढ़ानी है ताकि कम ईंधन में ज़्यादा एनर्जी आपको मिल सके। ज़्यादा ईंधन का वहाँ पर दहन नहीं होगा तो प्रदूषण नहीं होगा। तो दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो किससे प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है? तो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है जिसे अपन आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल की शुरुआत अपने मुंह से हो जाती है। तो मुंह से जो आपकी खाली जगह है, जैसे बक्कल कैविटी आप बोलते हो, मुख गुहिका, और उस मुख गुहिका में आपका दांत, जीभ सभी शामिल रहते हैं। तो वहां से शुरुआत होती है आहार नाल की, और मुख गुहिका से क्या मिल जाता है? लार मिल जाती है। तो सबसे पहले पाचन आपका लार स्टार्ट कर देती है। लार कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, क्योंकि लार में होता है एमाइलेज या टाइलिन। जो मंड का पाचन है वो जटिल से सरल में कन्वर्ट कर देती है मंड को या फिर कार्बोहाइड्रेट को। तो इसमें टाइलिन होता है लार में। तो शुरुआत हो जाती है मुख गुहा से, बक्कल कैविटी से। तो यहाँ पर आहार नाल की लगभग लंबाई 30 फीट होती है। ठीक है, इस 30 फीट लंबाई में मुख गुहा के बाद आपके ईसोफेगस आता है, उसके बाद स्टोमाक, अमाशय आता है। अमाशय के बाद आपका छोटी आंत, जहाँ पर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है वो शुद्रांत में होता है। और छोटी आंत से ही आपकी पित्तरस होता है ना, पित्तरस और अग्नाशयी रस है वो मिक्स हो जाते हैं छोटी आंत में। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्गन है जहाँ से अग्नाशयी रस, पित्तरस आएंगे, छोटी आंत में जाएंगे। और छोटी आंत में सबसे अधिक भोजन का पाचन होगा जहाँ पर विल्ली होती है। ठीक है, छोटी छोटी अंगुली नुमा प्रवर्ध होंगे, उन प्रवर्ध से पोषक तत्व है वो सोख लेगी, अवशोषित कर लेगी वो प्रवर्ध। और जो पोषक खनिज वगैरह है अवशोषण नहीं होता तो वृद्धांत में, जैसे जल का अवशोषण है वो ज़्यादातर बड़ी आंत में होता है। तो सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में। और आपको पूछ ले पानी का पाचन कहाँ पर होता है, जल का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो बड़ी आंत में होता है। और पूछ लें कि लीवर से जो पित्तरस आता है
वो पितरस जब क्षुद्रांत में जाता है तो पितरस क्या काम करता है, तो पितरस है ये दोस्तों वसा के पाचन में सहयोग करता है। तो पितरस से वसा के पाचन में आसानी होती है। और छोटी आंत होती है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है। सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में होता है, जिसकी लंबाई लगभग 22 फीट होती है या फिर 7 मीटर होती है। छोटी आंत सबसे बड़ी है आपकी, छोटी आंत की लंबाई है सबसे बड़ी आहार नाल में है। बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर ही होती है। नेक्स्ट अपना सवाल आ जाता है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होगा। जब मैग्नीशियम वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो जो ज्वाला बनेगी वो आपकी श्वेत कलर की होगी, और मैग्नीशियम ऑक्साइड वहाँ पर बनेगा तो एक चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित 4 में से 3 सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण है। तो सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण इस प्रकार का समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। तो सिलेंट्रेटा में यहाँ पर यकृत कर्मी, जैसे आप लीवर फ्लूक बोलती हो, तो लीवर फ्लूक दोस्तों उदाहरण है प्लेटी हेलमंतीज का। लीवर फ्लूक है प्लेट, लीवर प्लेट्स जैसा ही होता है, तो प्लेटी हेलमंतीज लीवर फ्लूक प्लेटी हेलमंतीज का उदाहरण है। यकृत कर्मी जैसे आप बोलते हो, आपको पूछा सिलेंट्रेटा का कौन सा नहीं है, तो ये मस्तिष्क प्रवाल सिलेंट्रेटा का है, सीपेन सिलेंट्रेटा, समुद्री एनीमोन सिलेंट्रेटा। और अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं ये सभी जो संघ है आपके जंतु जगत के, उन सभी की बात करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। तो क्लासिफिकेशन से बार बार सवाल आते हैं, तो उसका एक अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, उसको ध्यान से समझना, पीडीएफ भी पड़ी हुई है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो फिलहाल। अब आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ, इसके उदाहरण में बात करें तो आपके पेलिमोन, जैसे आप झींगा बोलते हो, झींगा है, तितली, मक्खी, एरेनिया जो मकड़ी है, और प्लेंसियस जिसे आप बिच्छू बोलते हो, प्लेंसियस, केकड़ा, पेरीप्लेनिटा तिलचटा है जो घरेलू मक्खी मस्का, और स्क्लोम्पेंड्रा जो शतपाद है। तो शतपाद, झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े, तिलचटा, मस्का जो घरेलू मक्खी, ये सभी आर्थ्रोपोडा के उदाहरण है। शतपाद का एग्जाम में पूछा हुआ है। तो स्क्लोपेंट्रा किसका उदाहरण है, तो आप कहेंगे आर्थ्रोपोडा का है स्क्लोपेंट्रा। तितली, मक्खी जो पेलिमोन, ये भी आर्थ्रोपोडा में आते हैं। पोरीफेरा में आपके साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला, स्पंजिला पूछा जाता तो पोरीफेरा, साइकॉन, स्पंजिला, पोरीफेरा। सिलेंट्रेटा जो आपको पूछा तो उसमें एक समुद्री एनिमोन है, हाइड्रा भी सिलेंट्रेटा है, जेलीफिश भी सिलेंट्रेटा। एनिलिडा में कैंचुआ नेरिस जौक, बहुत बार पूछा है कैंचुआ नेरिस जौक, एनिलिडा। प्लेटी हेलमंतीज में आप उदाहरण देखें तो प्लेटी में प्लेनेरिया है, लिवर फ्लूक यहाँ पर है, टेफम यहाँ पर है। निमेटोडा में आपके एक तो आ जाएगा गोल कर्मी, जैसे एस्क्रिस कहते हैं, एक फाइलेरिया कर्मी आ जाएगा, पिन कर्मी आ जाएगा, वुचरेरिया है। निमेटोडा का एग्जाम में आता ही आता है, तो वुचरेरिया, फाइलेरिया, पिन कर्मी, गोल कर्मी जो एस्क्रिस है, ये निमेटोडा है। मोलस्क में वेरी इंपॉर्टेंट है घोंगा, सीप, ऑक्टोपस। आगे ऑक्टोपस का सवाल भी आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्क है। तो मोलस्क में याद रखिएगा घोंगा, सीप, काइटोन, ऑक्टोपस, यूनियो, यूनियो भी मोलस्क है। इकाइनोडर्मेट में आप देखेंगे तो वो है एस्ट्रियस, जिसे आप तारा मछली बोलते हो, एस्ट्रियस। एंटेडोन जो पंख तारा है, इकाइनोस जो समुद्री अर्चिन है, और होलोथूरिया जो समुद्री खीरा है, ये इकाइनोडर्मेट है। यानी इकाइनोडर्मेट में पंख तारा, इस टाइप से अलग ही नाम दिख रहे हैं, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, एंटेडोन है जो, या फिर तारा मछली है वो इकाइनोडर्मेट है। और प्रोटोकोर्डेटा में आप देखेंगे तो वो है बेलना, ग्लोसस, हर्मेनिया और एम्पियोक्स। साइक्लोस्टोमेटा, तो साइक्लोस्टोमेटा में आपके पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन जो हेग मछली है वो। अब यहाँ पर अपन मत्स्य देख लेते हैं। तो मत्स्य में ये सभी मछलियों के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। एम्फीबिया में सेलामेंडर जो उभयचर है ना, जल स्थल सर दोनों ही, उभयचर जल और स्थल दोनों के, जिसमें सेलामेंडर, टोड, राना ट्रिगिना, हाइला, ये हैं जल स्थलचर जो एम्फियम है, जो एम्फीबिया में आते हैं। सरीसृप में जो सरीसृप है, रेप्टाइल है, उसमें कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, टर्टल, कैमलियन, उड़न छिपकली, किंग कोबरा, घरेलू छिपकली। एविज पक्षी है, सभी पक्षी है वो एविज है, उसमें सफ़ेद स्टॉक और ये सभी शामिल है, गोरेया, कोवा, ऑस्ट्रिच वगैरह। स्तनपाई में बिल्ली, मनुष्य, चूहा, व्हेल, व्हेल भी स्तनपाई है, ध्यान रखना, व्हेल भी स्तनपाई है, चमगादड़ भी स्तनपाई है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर है पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वो पोषण प्रणाली क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है दोस्तों मृत जीवी। नाम से दिख रहा है कि वहाँ पर मृत जीव या फिर जो
एक पेड़ पौधे ऐसे हैं जो विघटित अवस्था में सड़े गले हैं, उनसे जो पोषण प्राप्त करेगा वो मृत जीवी है, जिसके अंतर्गत कवक है वो मृत जीवी है। जो छत्रक मशरूम जिसे आप बोलते हो वो भी मृत जीवी है। जो मृत या फिर विघटित जैविक पदार्थों से अपना पोषक प्राप्त करेंगे वो मृत जीवी है। इसके अतिरिक्त तो और टर्म आती है, एक सहजीवी की आती है, एक परजीवी की आती है, एक परपोषी की आती है। परजीवी अपना भोजन सजीवों से प्राप्त करते हैं, यानी दूसरों पर जो डिपेंड रहेंगे वो परजीवी है, और जो उन परजीवियों को भोजन देगा, जो उन परजीवियों को पोषण देगा वो परपोषी है। जैसे अमरबेल, जोंक, जू परजीवी है। अब जू है वो आपके शरीर पर, आपके बालों पर निर्भर है, तो आप क्या कर रहे हो वहां पर परपोषी हो, आप उसको पोषण दे रहे हो, परपोषी हो, वो परजीवी है। तो वह जीव जिसके शरीर से किसी परजीवी जीव को आश्रय मिलता है, उदाहरण के लिए जू के लिए मानव परपोषी है, और जू क्या है, परजीवी है। सहजीवी यानी जिनमें दोनों को फायदा होता हो, दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ साझा करते हैं, वो सहजीवी है। जैसे लाइकेन है वो सहजीवी है, और लाइकेन में होता है शैवाल और फंगी एक साथ रहते हैं, तो शैवाल और फंगी एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे चना और सेम जैसे पौधों की जड़ों की गांठों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, तो राइजोबियम बैक्टीरिया और चना और सेम के पौधे हैं वो भी सहजीवी संबंध रखते हैं, क्योंकि ये जो राइजोबियम है ये नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? अब थायमिन कहा जाता है विटामिन B1 को कहा जाता है। अब सभी विटामिन के केमिकल नाम अपन एक नज़र में देखते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 को नियासिन, B5 को पेंटाथोनिक एसिड, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फोलिक एसिड, B12 को जो साइनोकोबाल्मिन है, सी है विटामिन उसे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है, क्या है कैल्सीफेरॉल, ई है वो टोकोफेरॉल है, और विटामिन के है वो है फाइथोनेडायोन, तो फाइथोनेडायोन है विटामिन के। नेक्स्ट अपना देख लेते हैं सवाल, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या? अब कैल्शियम कार्बोनेट से आगे 2-3 सवाल और पूछे गए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है CaCO3 है, क्या है CaCO3। CaCO3 को दोस्तों चौक भी कहते हैं, CaCO3 को चूना पत्थर भी कहते हैं, और CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहते हैं। तो चूना पत्थर कह दे, संगमरमर कहते हैं, चौक कह दे, एक ही बात है, क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट अपना यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है, जिसे आप क्विक लाइम बोलते हो, बिना बुझा हुआ, बुझा नहीं है, बिना बुझा हुआ है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा बिना बुझा। जब उस पर पानी डाल दिया यानी H2O डाला तो वो बुझ गया, तो CaOH का होल्ट वाइज है बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो। अब नाम की बात हो ही रही है तो साधारण नमक को दोस्तों सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl। बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो। आगे सवाल पूछा गया है, देखेंगे कि बेकिंग सोडा का सूत्र कौन सा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3। धावन सोडा, धावन सोडा में ध्यान रखा ये भी आगे सवाल आया हुआ है, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु हैं, Na2CO3 10H2O धावन सोडा। कास्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं। सुहागा तो Na2B4O7 10H2O, तो यहाँ पर सुहागा में क्या है सोडियम है, आगे आएगा सोडियम का एस क्या है तो सुहागा, तो सुहागा Na2B4O7 NaBO7 10H2O। फिटकरी का सूत्र क्या है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2O जल के अणु है फिटकरी में। लाल दोआ KMNO4, कास्टिक पोटास KOH और कास्टिक सोडा NaOH, सोरा KNO3। विरंजक चूर्ण का भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, विरंजक चूर्ण है CaOCl2। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट के साथ में जो 2 जल के अणु है वो जिप्सम है, और कैल्शियम सल्फेट के साथ में जब आधा जल का अणु है वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। सवाल नंबर 9 देखते हैं, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, ये एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है, तो जब भी बर्तन में हरी कोटिंग मिल जाती है, हरा कलर आ रहा तो वो कहीं ना कहीं तांबे का बना हुआ है। वो किसका बना हुआ है, वो कॉपर का बना हुआ है, हरी कोटिंग उस पर जम रही है। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो कृषि में गाय का गोबर रहता है वो एक जैविक उर्वरक है, जैविक खाद है वो, ठीक है। एक जो खाद होती है एक उर्वरक होती है, तो खाद होती है
वो एक तरीके से गोबर वगैरह इनकी है, और उर्वरक है वो रासायनिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैविक ये उर्वरक है, कृषि में गाय के गोबर का जो उपयोग होता है। अब जो रासायनिक उर्वरक है उस पर टर्म आता है NPK। अब रासायनिक उर्वरक का यदि आप लेके आएंगे बैग वगैरह तो उस पर NPK लिखा हुआ मिलेगा। NPK का मतलब उसमें नाइट्रोजन है, P यानी फॉस्फोरस है, और K यानी जो K सिंबल होता है ना वो पोटेशियम का होता है, तो वो पोटेशियम है। विटामिन सी एक क्या है, तो विटामिन सी है एंटीऑक्सीडेंट है, प्रतिऑक्सीकारक है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो जो फ्री रेडिकल्स के कारण कोशिकाओं को होने वाले नुकसान हैं उनको रोकते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो फ्री रेडिकल जिनका पाचन नहीं होता है वो एक तरीके से फ्री रेडिकल्स के रूप में हमारे ब्लड वगैरह में घूमते रहते हैं, पोषक तत्व जो अवशोषित एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, सही ढंग से पाचन नहीं होता, तो फ्री रेडिकल्स हैं। ज़्यादा यदि फ्री रेडिकल हो जाते हैं तो वो कोशिकाओं को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कैंसर वगैरह रोग हो जाते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना अनिवार्य होता है। एंटीऑक्सीडेंट है ये फ्री रेडिकल्स को बिल्कुल उदासीन कर देते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट किससे मिलता है, तो जो भी फ्रूट्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। जैसे आंवला है एक फ्रूट है, उसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, और जैसे इसका जो बेरी है स्ट्रॉबेरी वगैरह उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत, बाकी सभी फ्रूट और सब्जियों में कुछ कुछ क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट होता ही होता है, तो ये आपको नियमित सेवन करना चाहिए। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम, सिरके में होता है एसिटिक, ऐसी सिरका यानी एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। अब सिरका जो एसिटिक अम्ल है, तो एसिटिक एसिड की जो सूत्र है CH3C डबल बॉन्ड OOH, तो CH3COOH है ये एसिटिक अम्ल का सूत्र, CH3COOH एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। अब आप कहेंगे टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, पालक में कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर और पालक में होता है ओके। टमाटर पालक क्या होते हैं, ओके होते हैं। टमाटर और पालक हैं आपके ओके ओके, क्या है ओके ओके, यानी ऑक्जेलिक एसिड है इनमें। इमली में कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है दोस्तों इमली में। और जो पल्म है, जो आलू बुखारा है या फिर क्रैनबेरी है, इनमें होता है बेंजोइक एसिड। और सिट्रिक एसिड होता है नींबू संतरा में। सेब में होता है मैलिक एसिड। नेक्स्ट अपना सवाल है कोशिका के आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, जैसे जो रेड ब्लड सेल है ना RBC, ये गोलाकार होती है, बिल्कुल करेक्ट है। पेशी कोशिकाएं तर्करूपी होती है, ये भी करेक्ट है, तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला सवाल है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या है, तो जब आप सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की आप रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर बेरियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, जो एक अवक्षेप के रूप में बनेगा। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार लेना चाहिए, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, सब कुछ सारे पोषक तत्व होंगे, वो आपका संतुलित आहार होगा। और संतुलित आहार किशोरों को दिन में 3 बार लेना चाहिए। केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, क्या है जो पादप कोशिकाओं में ही होते हैं, जंतु में नहीं होते हैं। तो जो हरित लवक है, पर्णहरित हैं, जो प्लास्टिड है, वो केवल पादप कोशिकाओं में होता है। क्लोरोफिल जिससे आपके प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, तो केवल पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड होगा। हरित लवक आप जैसे बोलेंगे, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और क्या है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होगी, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाएगा, जंतु में नहीं होगा। पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तियां पाई जाती है, जंतु में रिक्तियां बहुत कम या छोटी होती है। जंतु कोशिका में सेंट्रियोल्स है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम होते हैं, लेकिन पादप कोशिका में ये अंग नहीं होते हैं। पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और शैवाल की कोशिका भित्ति है सेलुलोज, गैलेक्टन्स और मेनहंस की बनी होती है। नेक्स्ट अपना सवाल है वो है स्प्लेराइट किस धातु का अयस्क है, तो स्प्लेराइट है ये जिंक का अयस्क है, ZNS भी इसे कहते हैं। तो स्प्लेराइट है, जिंक सल्फाइड को स्प्लेराइट कहा जाता है, या फिर जिंक सल्फाइड एक जिंक ब्लेड भी होता है, वो भी अयस्क है जिंक का, यानी जस्ता का। तो स्प्लेराइट किसका अयस्क है, किसका और है, वो जस्ता का है, जिंक का है। एल्यूमिनियम के अयस्क की बात करें तो वो है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। क्रायोलाइट, कोरंडम, डायस्पोर, ये एल्यूमिनियम के अयस्क है। बॉक्साइट का बहुत बार पूछा जाता है। चांदी है, इसके अयस्क में आपके अर्जेंटाइट, नेटिव सिल्वर, सिल्वर एजुराइट, ये सभी चांदी के। टिन के केसिराइट टिन का अयस्क है, SN जो टिन होता है ना SN। पारा का अयस्क जो मरकरी है वो सिनेबार है। पारा जो Hg है
मरकरी है, इसका एस्क है वो सिनेबार है और है कैलोमेल। जिंक का एस्क है जिंक ब्लेड, जिंकाइट, कैलामिन। लोहा का एस्क क्या है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लाइमोनाइट, आयरन पायराइट, ये लोहा का है। सीसा में क्या है? तो पीबी इसमें एस हो जाएगा, गैलेना जिसे आप बोलते हो। सीसा का एस्क है गैलेना, एंग्लेसाइट, पायरोटाइट। मैग्नीज, मैग्नीज का एस्क है पायरालूसाइट, मैग्नाइट। तांबा का है, इसका एस्के क्यूप्राइट है, एजुराइट है, कैल्कोपाइराइट है, मेलाकाइट है, कॉपर पायराइट है। सोडियम सुहागा हो जाएगा। एंटीमनी का है स्टिबनाइट है। टाइटेनियम का है एल्मेनाइट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्क हो गए। यीस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो क्या बनाते हैं? तो ये ऑक्सीजन बनाते हैं। जब यीस्ट को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मिलाया जाता है H2O2 में, तो उस समय क्या एक रसायन एक प्रतिक्रिया का कारण बनता है जिससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटकर ऑक्सीजन गैस और पानी बनाता है। तो H2O2 टूटकर एक तो जल बना देगा, एक आपके O2 बना देगा। तो यहाँ पर जब इसकी क्रिया किससे कराएंगे? यीस्ट से कराएंगे, तब यहाँ पर जल और ऑक्सीजन बन जाएगी। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, ड्राई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है। किसमें? सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए पेट्रो रसायन है, इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्वों की परमाणु त्रिज्या सबसे कम है? तो यहाँ पर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में इस टाइप से लेफ्ट टू राइट आप आवर्त में मूव करते हो ना, ये वाले आवर्त होते हैं। तो उसमें आपकी लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा, तो उसकी त्रिज्या कम होती जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो एलिमेंट आपको लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यानी सभी ग्रुप टू के एलिमेंट है। तो ग्रुप टू के एलिमेंट में इसकी परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है, इसकी इससे कम है और इसकी उससे कम है। तो धीरे धीरे ये परमाणु त्रिज्या कम होती जा रही है। तो यहाँ पर आपको पूछा सबसे कम किसकी, तो लास्ट वाला यही एलिमेंट है। तो ओ की सबसे कम है, ऑक्सीजन की सबसे कम है। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 21 है, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा है, ये कशेरुक है, ये वर्टिब्रेट है, ये जबड़े रहित वर्टिब्रेट होते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा कशेरुकों का वह समूह, तो ये कशेरुकियों का वह समूह है जिसमें जीवित बिना जबड़े वाली मछलियां शामिल हैं। ठीक है, बिना जबड़े वाली मछलियां शामिल हैं, जैसे लैम्प्रेज है, हेगफिश है। ये साइक्लोस्टोमेटा के उदाहरण हैं जो कि जबड़े रहित कशेरुक होते हैं। जबड़े रहित क्या होते हैं? साइक्लोस्टोमेटा कशेरुक होते हैं। भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। भोजन पकाने में दोस्तों रासायनिक ऊर्जा होगी। क्या? प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है और भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा भी केमिकल एनर्जी। सोडियम किस में रखा जाता है? सोडियम जो धातु है वो केरोसिन में रखेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव धातु है, थोड़ी बहुत हवा से रिएक्शन करेगी तो ये जल उठेगी। तो सोडियम केरोसिन में रखते हैं। अब केरोसिन है, ये एक ऐसी धातु है जिसे आज आसानी से आप चाकू से काट सकते हो। किसको? सोडियम धातु को। ठीक है, सोडियम को जो केरोसिन में रखते हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? केंद्रक में आपको रिक्तियां नहीं मिलेगी, बाकी जीन, केंद्रिका और केंद्रक में आपको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए मिल जाएगा, जीन मिल जाएगा। फास्ट फूड प्राय वसा और किससे भरपूर होगा? वसा तो होगा ही होगा और अपूरित कैलोरी भी होगी उसमें। वसा और कैलोरी होगी। ठीक है, फैट होगा और एनर्जी कैलोरी कैलोरी। एल्किन्स के सामान्य सूत्र को पहचान कीजिए। अब तीन फॉर्मूले हैं, एक है एल्केन का, एक है एल्कीन का, ठीक है, और एक है एल्काइन का। तो यहाँ पर एल्केन, आपको एल्कीन्स का पूछे तो एल्कीन्स का तो है CnH2n, ये बीच में है CnH2n। और एल्केन का पूछे तो CnH2n+2 है एल्केन का। एल्काइन है CnH2n-2, तो +2 केवल 2n और -2। तो एल्काइन का CnH2n-2, एल्कीन का CnH2n और एल्केन का CnH2n+2। नेक्स्ट अपना है उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में कन्वर्ट करता है। जिंक को जिंक सल्फेट में, अब जिंक को जिंक सल्फेट में किसने कन्वर्ट किया? H2SO4 में, क्योंकि जिंक है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी देखेंगे धातुओं की, उसमें जिंक ज़्यादा एक्टिव है, तो जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में और जिंक सल्फेट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अपना है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका का जो सुसाइड बैग है वो लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम क्या होता है? इसमें पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। क्या होते हैं? पाचक एंजाइम
जो पचाने के काम करेंगे। और जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसमें कोशिका फूटने के कारण जो पाचक एंजाइम है वो कोशिका से बाहर आकर अपनी खुद की कोशिका का पाचन कर लेते हैं, उसको पचा लेते हैं, तो खुद की कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसलिए वो कोशिका को खत्म ही कर देंगे। तो कोशिका का खुद ने ही अपना सुसाइड कर लिया जब वो कोशिका सेल से वो फट गया। तो लाइसोसोम्स है वो सुसाइड बैग है, कोशिका के आत्मघाती थैली है। अब यहाँ पर प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है वो राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका झिल्ली कोशिका का रक्षक है। कोशिका का पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है वो एटीपी है। और कोशिका का यातायात प्रबंधक, यातायात परिवहन का काम करेगा वो गोल्जी बॉडी करेगी। कोशिका की बात हो रही तो कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हॉक ने 1665 में की। वो मृत कोशिका थी कॉक से। और जीवित कोशिका की जो खोज की गई थी ना वो 1674 में की थी एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने। और कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडन और श्वान ने 1839 में। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया है वो वॉटसन और क्रिक ने 1953 में दिया। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। और यहाँ पर सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका वो माइकोप्लाज्मा है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है वो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है वो शुक्राणु है, स्पर्म है। नेक्स्ट यहाँ पर एल्यूमिनियम प्रगलन किस उद्योग से संबंधित है? एल्यूमिनियम को गलाना प्रगलन इसे कहेंगे, जो एक धातु क्रम उद्योग से रिलेटेड है। एल्यूमिनियम का प्रगलन, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। और इस प्रगलन में हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला एवं अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। इसके बनाने से आपका क्या काम आएगा? एक तो बर्तन बनाने में, तार बनाने में इसका उपयोग करेंगे आप। इसके अतिरिक्त हवाई जहाज वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है। प्लास्टिड है तो ये एक तरीके से पर्णहरित है, हरित लवक है, क्लोरोफिल है, तो ये हरा रंजक क्लोरोफिल होता है इसमें। जब मैंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने एलिमेंट ज्ञात थे? तो मैंडलीफ ने जब काम शुरू किया तो 63 ज्ञात एलिमेंट थे। कितने थे? 63। मैंडलीफ की आवर्त सारणी है वो रशियन वैज्ञानिक दिमित्री मैंडलीव ने दी थी। और सबसे पहले कब ये मैंडलीफ ने दी थी? 1869 में आवर्त सारणी पब्लिश की। और परमाणु भार के यहाँ पर आवर्ती फलन इन्होंने गुणधर्म बताया तत्वों का। और मैंडलीफ की आवर्त सारणी में टोटल आवर्त कितने थे? तो 7 आवर्त थे और 9 वर्ग थे। ठीक है, इस वाले वर्ग 9 थे और ऐसे हॉरिजेंटल आवर्त थे 7। और यहाँ पर न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम की बात करें तो न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्व कितने थे? 56 थे। मैंडलीव के समय तो थे 63 और न्यूलैंड के समय कितने थे? 56। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में शुरुआती तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम था। इसमें अष्टक है तो एक तत्व है ना वो 8वें तत्व के गुणधर्म में समान निकल के आया था। लेकिन मैंडले जो न्यूलैंड का ऑक्टेव है वो केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। अब यहाँ पर एक है डोबे राइनर का ट्राइड्स है जो 1817 में दिया था, जो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इस प्रकार रखा गया था ट्राइड्स। इसमें जो 3 एलिमेंट थे, जो बीच वाला तत्वों का परमाणु भार है ना ये अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के इक्वल है। जैसे 7 और 39 है वो आपके 46 हो गया, इनका औसत निकला तो 23 आ गया। तो इन दोनों का परमाणु भार का एवरेज निकालेंगे तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार निकल के आएगा। ये प्रमुख ट्राइड्स बनाए हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये ट्राइड्स का भी पूछा जाता कौन सा इनका ट्राइड्स नहीं है। और आधुनिक आवर्त सारणी दी है हेनरी मोजले ने कब? 1913 में, जिसमें आवर्त सारणी में बताया कि रासायनिक और भौतिक गुण है परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान पर। निम्नलिखित में से कौन सा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो धावन सोडा है ना वो Na2CO3.10H2O 10 जल के अणु है धावन सोडा। और नेक्स्ट सवाल है खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? यानी पोषी स्तर कहलाती है। पोषी स्तर उसकी विशिष्ट स्थिति होती है। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति पोषी स्तर कहलाती है। शुरुआत होती है प्रथम पोषी स्तर से। प्रथम पोषी स्तर में उत्पादक आएंगे, यानी जो हरे पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो स्वपोषी है ना, वो है प्रथम पोषी स्तर यानी उत्पादक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ, एक 10% ऊर्जा का नियम रहता है। 10% भाग ही अगले पोषी स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ये ध्यान रखना है। जो भी ग्रहण करेगा उसका 10% ही नेक्स्ट पोषी स्तर में वो बढ़ेगा। और प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो शाकाहारी होगा।
और इसमें वो प्रथम पोषण स्तर का उपयोग करेंगे, यानी जो पेड़ पौधे हैं ना, जो भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रथम पोषण स्तर उसका उपयोग करेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्रथम पोषण स्तर तो हरे पेड़ पौधे, दूसरा पोषण स्तर है प्राथमिक उपभोक्ता, और तृतीय पोषण स्तर है वो है दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता, जो मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी होंगे, द्वितीय पोषण स्तर का उपयोग करेंगे और तृतीय पोषण स्तर पर मांसाहारी आ जाएंगे। चौथे पोषण स्तर पर ये एक तरीके से द्वितीयक मांसाहारी यहाँ पर सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट अपना सवाल है एथेनोइक एसिड का सूत्र क्या है दोस्तों। मेथेनोइक नहीं, एथेनोइक, यानी 2 कार्बन होंगे। मैथेन में मैथ में आपके मैथ एथ होता है ना, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, उसमें अब मैथेनोइक है तो मैथेन में 1 कार्बन है और एथेन में 2 होते हैं, तो 2 कार्बन है। ओइक है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका क्रियात्मक समूह, तो CH3COOH इसका सूत्र हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड का क्या होता है, तो फॉर्मिक को HCOOH होता है, तो चींटी में अम्ल मिलता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, चींटी के डंक में HCOOH होता है, फॉर्मिक एसिड है। एसिटिक अम्ल है ये CH3COOH एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक एसिड इसे कहा जाता है। एसीटोन जो कीटोन होता है, एसीटोन यानी CH3 डबल बॉन्ड O उसके बाद CH3, तो ये है एसीटोन का फॉर्मूला जो कीटोन है। नेक्स्ट अपना सवाल है किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है। 12 परमाणु संख्या है मैग्नीशियम की, ठीक है। परमाणु संख्या Z बराबर 12 का है, ठीक है। नेक्स्ट है किस तरल का, आपको परमाणु क्रमांक, इतने इजी सवाल पूछे, कम से कम 30 तक तो पता होना ही चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट की संख्या है 30 तक। किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक है, किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक है, तो जल का। जल का पृष्ठ तनाव बहुत अधिक है। पृष्ठ तनाव का मतलब है वो कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है। पृष्ठ तनाव है, गुण ये होता है पृष्ठ तनाव का कि उस पर तनाव इतना रहेगा कि अपना कम से कम फैलेगा, क्षेत्रफल कम घेरेगा। किसी भी दरों का वह गुण जिसके कारण वह दर न्यूनतम पृष्ठ ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, कम से कम वो उसका क्षेत्रफल कवर हो, इस टाइप का गुण रहेगा पृष्ठ तनाव का। तो पृष्ठ तनाव का जो सूत्र रहता है वो आपकी बल बट्ठा एक तरीके से लंबाई है, बल बट्टा लंबाई। तो यहाँ पर न्यूटन बल का है, लंबाई का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इसकी विमा हो जाएगी। जल का विद्युत अपघटन किसका उदाहरण है। जल का विद्युत अपघटन में क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है कि वियोजन हो रहा है, वियोजन हो रहा है ना। जल है H2O, इसका अपघटन किया तो H2 अलग O2 अलग हो गई, तो यहाँ पर विघटन हो गया जल का, तो ये वियोजन रिएक्शन है। नेक्स्ट सवाल है किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता पाई जाती है। ये आगे भी सवाल दोबारा पूछा, 2 बार रिपीट हुआ। सबसे अधिक चालक है वो आपकी चांदी है, सिल्वर सबसे अधिक चालकता दिखाता है, उसके बाद दिखाता है कॉपर, तो ये चालकता का क्रम है। फिर गोल्ड है, फिर एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट है कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है। ये उदाहरण में अपन ने किए थे, घोंगा, सीप, काइटोन, ऑक्टोपस, यूनियो, ये सभी मोलस्क हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है ड्यूरालुमिन और एल्यूमिनियम ये किसकी मिश्र धातु है। तो ड्यूरेलियम भी कह सकते हो, ड्यूरा एलुमिन, ये एलुमिन तो है ही है, एल्यूमिनियम तो है ही है ड्यूरालुमिन में, और ड्यूरालुमिन में कॉपर है, कॉपर और एल्यूमिनियम की एलॉय है। तो मिश्र धातु ये प्रमुख रूप से आप सभी एक बार देखिएगा एक नज़र में। उसमें ब्रॉन्ज जिसे आप कांसा बोलते हो, कांसा में कॉपर और टिन होता है। ज़्यादातर कांसा में जो ब्रॉन्ज मेडल होता है ना उसमें क्या होता है, तांबा होता है 90% और टिन होता है 10%। पीतल में होता है तांबा 70% और जस्ता होता है 30%। गन मेटल में क्या होता है, तो गन मेटल में होगा तांबा 90%। अब गन मेटल में कॉपर तो है ही है, उसके साथ जिंक है 2% और टिन है वो 8% है। यानी यहाँ पर कांसा और पीतल में क्या है, तांबा, टिन, जस्ता, इन सभी को मिक्स कर दिया कांसा पीतल को, तो आपके पास तांबा, जस्ता और टिन ये तीनों मिक्स होंगे तो गन मेटल हो जाएगी। तांबा 90, जस्ता 2, टिन 8 है, टिन यहाँ पर ज़्यादा, ध्यान रखते हो यहाँ पर भी टिन ज़्यादा 10 है, 90 एक तरीके से ब्रॉन्ज ही है गन मेटल, थोड़ा बहुत जस्ता होता है गन मेटल में, बाकी ब्रॉन्ज मेटल कहो गन मेटल को एक ही है। जर्मन सिल्वर में निक्कूजी है, निकल कॉपर जिंक, निकल कॉपर जिंक है निक्कूजी जर्मन सिल्वर, जिसमें तांबा 60 है बाकी 20 है। मैग्नेलियम, मैग्न यानी एल्यूमिनियम और मैग्नीज दोनों है, एल्यूमिनियम 95% है मैग्नेलियम में, और मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज है 5%। ड्यूरेलियम,
ड्यूरेलियम में क्या है, एल्यूमिनियम और कॉपर है। एल्यूमिनियम 95 है, कॉपर 4 है, बाकी कुछ यहाँ पर मैंगनीज मैग्नीशियम भी सम्मिलित है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, यहाँ पर आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है। तो स्टेनलेस स्टील में आपको ध्यान रखना है लोहा होता है। लोहे में किसका एक परत होती है, निकल और क्रोमियम की होती है। तो आयरन निकल क्रोमियम होगा, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, निकल क्रोमियम आयरन। और जो जनरल स्टील है, स्टेनलेस स्टील नहीं है, जंगरोधी नहीं है, केवल इस्पात स्टील है, उसमें लोहा और कार्बन होगा। लोहा के साथ केवल कार्बन ऐड करें तो वो स्टील होगा, और लोहा के साथ निकल क्रोमियम ऐड करें तो वो स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। फ्यूज तार वायर है, उसका बहुत बार पूछा जाता है। तो फ्यूज तार है ना, वो शीशा और टिन, जो शीशा है लेड है, उसमें होता है 37% शीशा होगा, और टिन होगा 63%। तो शीशा 37, शीशा 37, 63 टिन है। तो फ्यूज तार शीशा टिन है। उसके बाद नाइक्रोम लोहा निकल क्रोमियम, नाइक्रोम या स्टेनलेस स्टील। एलनिको, एलनिको में एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट है। घंटा धातु, घंटा में क्या होगा, कॉपर के साथ में टिन किया तो घंटा बच गया, ठीक है, घंटा धातु कॉपर टिन है। सोल्डर धातु में सीसा टिन है। सीसा टिन में और फ्यूज तार में थोड़ा इसका अलग अलग कंपोजिशन है। जैसे फ्यूज तार में सीसा 37 है, लेकिन सोल्डर धातु में सीसा 68 है, टिन 32 है। तो सोल्डर धातु भी सीसा टिन है, फ्यूज तार भी सीसा टिन है। कृत्रिम सोना में कॉपर के साथ में एल्यूमिनियम होता है, 90% कॉपर है। अगला सवाल है, आयरन की कमी से क्या होता है। आयरन की कमी से एनीमिया डिजीज हो जाएगी, ठीक है, विशेषकर महिलाओं में ज़्यादा होता है। किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो ये परमाणु का आकार हो जाएगा, केंद्र और बाह्यतम कोष के मध्य की दूरी ही एक तरीके से उसका आकार है। नेक्स्ट अपना है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले ने दी है वो 118 एलिमेंट है उसमें, और उसमें आपको नेचुरल प्राकृतिक तत्व पूछे तो 94 हैं। और जो 118 एलिमेंट में धातु कितनी, अधातु कितनी, उपधातु कितनी है, तो 118 में 89 धातुएं, ध्यान रखना है, 8 9 89 धातुएं हैं। अधातु है 22, कितनी, अधातु है 22 है, और मेटलॉइड है उपधातु है वो 7 है। तो 118 में 94 नेचुरल एलिमेंट होंगी, और जिसमें धातुएं हैं 89, अधातुएं हैं वो 22, और उपधातु है 7। नेक्स्ट सवाल है, एक क्या है किसमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन हो गया या फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो गया। 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें या कार्बोहाइड्रेट की बात करें, दोनों में प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। कितनी होती है, 4 KCl होती ऊर्जा। 1 ग्राम प्रोटीन ले लो या फिर 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट ले लो, दोनों में जो एनर्जी है वो 4 किलो कैलोरी है। लेकिन उसी 1 ग्राम यदि आप फैट ले लिया तो आप कहेंगे सेम क्वांटिटी में सबसे अधिक ऊर्जा होगी वो फैट में होगी, वसा में होगी। तो प्रति ग्राम वसा में प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होगी, वसा में प्रति ग्राम सबसे अधिक होगी। अब 1 किलो कैलोरी में कितने किलो जूल होते हैं, तो 1 किलो कैलोरी में 4.184 किलो जूल होते हैं। कितने, लगभग 4.2 किलो जूल होते हैं। 1 किलो कैलोरी में 4.2 किलो जूल होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, वसा में प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। नेक्स्ट सवाल है, किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, जो विद्युत धारा द्वारा ऊष्मा क्यों उत्पन्न होगी, वो चालक के प्रतिरोध, धारा के वर्ग और उसके प्रभावित होने के समय के समानुपाती होगी। तो यहाँ पर Q बराबर I² RT की बात हो रही है। तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न जो ऊष्मा है, हीट है, वो जो विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित हो रही है, जिस कंडक्टर चालक में प्रवाहित हो रही है, उसके प्रतिरोध के समानुपाती होगी। यानी प्रतिरोध ज़्यादा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, प्रतिरोध ज़्यादा होने से ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी। और धारा के वर्ग की जो ऊष्मा, जितनी ज़्यादा धारा होगी उतनी ज़्यादा ऊष्मा होगी, और धारा के वर्ग के समानुपाती होती है ऊष्मा, और समय के भी समानुपाती होगी, जितना ज़्यादा समय ऊष्मा भी ज़्यादा। तो जूल का प्रथम नियम है जिसे जूल लेंज नियम कहेंगे, Q बराबर I² RT हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को किससे अलग किया जाता है। तो केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग किया जाता है। कोशिका द्रव में क्या होगा, तो कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव कहते हैं। तो केंद्रक हटा दे और कोशिका झिल्ली में आपको जो भी कोशिकांग मिले वो कोशिका द्रव है, वो साइटोप्लाज्म है। कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर आपको
केंद्रक के अलावा संपूर्ण पदार्थ कोशिका दैर्घ्य है। ठीक है, तो कोशिका दैर्घ्य है कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर है, क्योंकि केंद्रक के छोड़े तो केंद्रक झिल्ली के बाहर बाहर, कोशिका झिल्ली के अंदर अंदर जो भी आपको मटेरियल मिले वो साइटोप्लाज्म है। ये एक चिपचिपा पारदर्शी जेली नुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है। तो कोशिका दैर्घ्य है वो केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को, ये कोशिका दैर्घ्य से अलग करता है केंद्रक झिल्ली केंद्रक को। ठीक है, नेक्स्ट है किस तत्व का रासायनिक सूत्र NH4Cl है? तो अमोनियम क्लोराइड है। वेरी इजी सवाल। एक से अधिक कोशिकाओं से बनी जीवों को आप क्या कहेंगे? तो एक कोशिकीय नहीं, तो ये बहुकोशिकीय है। जो एक कोशिकीय होती है उसमें एक कोशिका और एक से अधिक है तो बहुकोशिकीय। निम्नलिखित चार में से तीन स्तनपायी के उदाहरण है, तो कौन सा स्तनपायी का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर आप पेंगुइन देख रहे हो ना, पेंगुइन ये पक्षी है। पक्षी का मतलब ये एविज है ना कि स्तनपायी है, तो ये एविज पक्षी है, पेंगुइन पक्षी है। तो जलीय समूह के उड़ने में असमर्थ पक्षी है, एविज जलीय समूह के उड़ने में असमर्थ है। ध्यान रखना पेंगुइन उड़ नहीं सकती है, जो केवल दक्षिणी गोलार्ध विशेष रूप से अंटार्कटिक में पाया जाता है पेंगुइन। बाकी प्लेटिपस है, फ्लाइंग फॉक्स है, कंगारू है, ये सभी स्तनपायी हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है हैलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हैलोजन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 7 होते हैं। तो ये क्योंकि 17वां ग्रुप है 7 इलेक्ट्रॉन, 18वें ग्रुप में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कोश में, 16वें ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 15वें ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हैलोजन है ये कौन सा ग्रुप है? 17वां ग्रुप है। आपको पूछ लें उत्कृष्ट गैस है जो नोबल गैस है वो कौन सा ग्रुप है? तो वो दोस्तों 18वां ग्रुप है। नोबल गैस 18वां ग्रुप है। और चैल्कोजन या कैल्कोजन भी कहते हैं उस वो है 16वां ग्रुप। ठीक है, चैल्कोजन 16वां ग्रुप है। निक्टोजन 15वें ग्रुप को दोस्तों निक्टोजन कहा जाता है। और 11वां ग्रुप है सिक्का धातु। क्षार धातु के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है जो पहला ग्रुप है। क्षारीय मृदा धातुओं में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि दूसरा ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट है पतियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? प्लास्टिड होता है कोशिका दैर्घ्य। पत्तियों की कोशिकाओं में लवक जो प्लास्टिड है वो कोशिका दैर्घ्य में ही आपको मिलेगा, यानी साइटोप्लाज्म मिलेगा। अब केंद्र के अलावा कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी है वो कोशिका दैर्घ्य है, उसमें सारे कोशिकांग आपको मिलेंगे जिसमें प्लास्टिड भी आपको मिल जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन हेनरी मोजले ने दिया था, 1913 में दिया था। आधुनिक आवर्त नियम क्या कहते हैं कि तत्वों के जो रासायनिक और भौतिक गुण है ना वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे, परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग गुण आपके दर्शाएंगे। नेक्स्ट है, ये रिपीट हो गया, जिन पौधों की शारीरिक संरचना का विभेदीकरण नहीं किया जाता है वे किस वर्ग में आते हैं? तो थेलोफाइटा का विभेदीकरण नहीं होता है, जिसमें शैवाल, थेलोफाइटा में क्या आ जाएंगे? शैवाल, कवक और लाइकेन है। ठीक है, कवक जो मृतजीवी आपने देखा, कवक होते हैं मृतजीवी। लाइकेन में सहजीवी संबंध आपने देखा। ठीक है, तो ये सभी थेलोफाइट में हैं जिनका शरीर है वो विभेदीकरण में नहीं होता है, जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता थेलोफाइटा में। और थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में सहवनी उत्तक भी नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा में सहवनी प्रणाली पाई जाती है। और थेलोफाइटा के अन्य उदाहरण आप देखेंगे स्पाइरोगायरा, यूरोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, कारा, ये सभी थेलोफाइट ही तो है। और टेरिडोफाइट में आप उदाहरण की बात करें तो मार्सिलिया फर्न हॉस्टेल टेरिडोफाइट है। ब्रायोफाइट में मॉस मार्केशिया ब्रायोफाइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो इनमें आप कैथोड रे कोई विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। बाकी विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात करें तो यहाँ पर इसका पूरा स्पेक्ट्रम है, और उस स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के क्रम में काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि विद्युत चुम्बकीय क्रम में किसकी तरंग दैर्ध्य का सही क्रम कौन सा, या फिर अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है? तो यहाँ पर अवरोही क्रम में बात करूँ या फिर बढ़ता क्रम, वेवलेंथ का जो बढ़ता क्रम है उसमें गामा किरणों की वेवलेंथ सबसे कम है, उसके बाद एक्सरे की वेवलेंथ गामा से अधिक है, एक्सरे से अधिक पराबैंगनी किरणों की वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य है, दृश्य प्रकाश की पराबैंगनी से अधिक है, दृश्य प्रकाश से अवरक्त किरणों की अधिक है वेवलेंथ, और माइक्रो की जो सूक्ष्म तरंगे हैं उनकी अवरक्त से अधिक है, और रेडियो वेव है जो सबसे अधिक वेवलेंथ की किरणें हैं। तो रेडियो तरंगे हैं सबसे अधिक है, और सबसे कम वेवलेंथ की है गामा किरणें। फ्रीक्वेंसी इसकी उल्टी है, गामा किरणों की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, रेडियो की आवृत्ति सबसे कम होती है। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। गामा का इसमें ध्यान रखना, एक्सरे का ध्यान रखना, पराबैंगनी है और रेडियो माइक्रो, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम बार बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है,
जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है, जिसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हो। तो जिप्सम को जब आप 373 केल्विन पर गर्म करेंगे, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब गर्म करेंगे 373 केल्विन या फिर 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब सेंटीग्रेड को कैल्शियम केल्विन में बदलना हो तो आप क्या करते हो, 273 प्लस करते हो ना। तो लगभग यहाँ पर 373 केल्विन आप गर्म करेंगे तो ये दो जल के अणु हैं, ये टूट कर आ जाएगा, आधा जल का अणु रह जाएगा इसमें। तो ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे आप बोलते हो। नेक्स्ट अपना है कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन सा है। तो कोशिका का पाचन करने का जो काम करता है वो लाइसोसोम करता है। कोशिका में जो पाचन करेगा, अवशिष्ट निपटाने का काम करेगा, वो लाइसोसोम करेगा, जिसे आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। अब यहाँ पर अगला एक सवाल है, आयरन के साथ में कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराने पर ये आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है, विस्थापन का उदाहरण है। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी आप देखेंगे, यहाँ पर आयरन कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। आगे एक सवाल आएगा जिसमें बताएंगे आपको, जो पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, उसके बाद सोडियम। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे श्रेणी में ये आयरन कॉपर से ज़्यादा, तो आयरन है ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, इसके स्थान पर आ जाएगा। तो ये आयरन सल्फेट के साथ में कॉपर अलग हो जाएगा, तो ये विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट सवाल है, C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है। इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, एल्कोहल है। तो यहाँ पर ऑल C2H5OH है, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो मैथ एथ, तो एथ ऑल एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल हो गया। निम्नलिखित उदाहरण में प्राथमिक मांसाहारी कौन है। तो यहाँ पर ये दे रखा है आपके घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। तो ये खाद्य श्रृंखला है। घास को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो ये पूरी खाद्य श्रृंखला है। इस खाद्य श्रृंखला में घास आपको पता है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो घास हरे पेड़ पौधे वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। जो स्वयं भोजन बनाते हैं वो उत्पादक है, और जो उत्पादक है वो प्रथम पोषी स्तर है, ठीक है। तो ये प्रथम पोषी स्तर में आ जाएगा। आपको पूछा है प्राथमिक मांसाहारी कौन सा, तो ये तो प्रथम पोषी स्तर में है, जो उत्पादक आएगा। अब उत्पादक को जो ग्रहण करेगा वो तो शाकाहारी होगा, जो उत्पादक को खाएगा यानी हरे पेड़ पौधों को खाएगा वो तो शाकाहारी है ना, कोई जीव जंतु को थोड़ा ही खा रहा। तो ये प्रथम जो पोषी स्तर के बाद जो द्वितीय पोषी स्तर आएगा ना, वो शाकाहारी है। और जो द्वितीय पोषी स्तर के बाद तीसरा पोषी स्तर है वो क्या है, आपका प्राथमिक मांसाहारी हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक तरीके से जीव जंतुओं को खा रहा है। तो यहाँ आपको मांसाहारी दिख रहा है, वो मेढक दिख रहा है। क्या है प्राथमिक मांसाहारी, वो मेढक हो जाएगा। तो ये आई होप आपको समझ में आया। जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे किसके संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। जो स्टार्च है, जिसे आप मंड बोलते हो, तो कार्बोहाइड्रेट है, एक तरीके कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है स्टार्च, मंड वगैरह। तो यहाँ पर किसी भी भोजन खाद्य में आपको मंड टेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना कि इसमें है कितना, स्टार्च है कि नहीं है इसके अंदर। तो मंड को टेस्ट करना है, स्टार्च को टेस्ट करना है, तो वहाँ पर आयोडीन की जरूरत रहेगी। आयोडीन के विलयन में यदि उसको आप घोलेंगे, उस केस में यदि उसका रंग नीला और काला हो जाता, नीले काले टाइप का आएगा, तो उसमें स्टार्च है, उसमें मंड उपस्थित है। तो मंड परीक्षण में खाद्य पदार्थ पर आयोडीन का घोल डाला जाता है। यदि मंड उपस्थित नहीं है उस केस में इसका रंग पीला नारंगी आएगा, और यदि मंड उपस्थित है, स्टार्च उपस्थित है, तो नीले काले रंग में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये है मंड परीक्षण जो आपको देखने को मिलता है 8th क्लास एनसीईआरटी साइंस में। अब यहाँ पर प्रोटीन का परीक्षण आप कैसे करेंगे, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है कि नहीं है। तो प्रोटीन परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के विलयन का उपयोग किया जाता है। सवाल पूछ लें कि प्रोटीन, क्योंकि ये तो 8 से पहले के लेवल के सवाल हैं दोस्तों। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के विलयन का उपयोग प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना है, प्रोटीन के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, और मंड के स्टार्च के परीक्षण के लिए आयोडीन का घोल होता है उपयोग में। नेक्स्ट अपना, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी 2 गैसें मिलती हैं। लेड नाइट्रेट का मतलब है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका लेड नाइट्रेट हो जाएगा। इसको गर्म करेंगे तो आपको मिलेगी एक तो लेड ऑक्साइड मिलेगी, PbO मिलेगी, और गैसों में यहाँ पर NO2 मिल जाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, और ऑक्सीजन मिल जाएगी। यहाँ पर इसी पर आधारित ग्रुप डी में एक सवाल पूछा गया कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर 1 मोल जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो तो कितने मोल आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो यहाँ पर कितने मोल गर्म हो रहे हैं, इसको बैलेंस किया रिएक्शन में, तो 2 मोल गर्म हो रहे हैं लेड नाइट्रेट के, और 2 मोल गर्म होने पर
कितने 4 मोल NO2 मिल रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब 1 मोल गर्म होगा तो 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ये सवाल आया हुआ है ग्रुप डी 2018 में। नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। तो नाभिकीय विखंडन में यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें से सही वाला ये वाला है पहला, कि एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है। तो ध्यान रखना, भारी नाभिक और निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन की बौछार है। अब यहाँ पर उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन और निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन, ये कुछ कुछ स्टेटमेंट घुमा कर दिए। तो इसमें ये वाला कि भारी परमाणु के नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार करने पर ये हल्के नाभिकों में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की ऊर्जा है वो निम्न होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपना है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है। अब प्रोटीन के स्रोत में आप देखेंगे तो नींबू है वो विटामिन का स्रोत है। किसका है? विटामिन सी का स्रोत है दोस्तों नींबू। जो खट्टे चीज़ें हैं ना, फ्रूट्स वगैरह, खट्टे फ्रूट्स, वो विटामिन सी के सोर्स हैं। तो नींबू है ये विटामिन सी का सोर्स है। विटामिन सी से क्या होगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो प्रोटीन में ये स्रोत मांस, दूध, मछली, ये तो प्रोटीन के जंतु स्रोत हैं। मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर। प्रोटीन के पादप स्रोत में चना, जो एब्जॉर्ब प्रोटीन को पाचन आसान किसका होगा? पादप स्रोत से होगा। तो चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, ये इसके प्रोटीन के कैसे स्रोत है? पादप स्रोत है। अब जब स्रोत की बात आ रही तो खनिज वगैरह जैसे फास्फोरस के स्रोत में दूध, केला, गेहूं से आपको फास्फोरस मिलेगा। लोहा किससे मिलता है? पालक से, सेब से, लीवर से। कैल्शियम किससे मिलता है? दूध, अंडा, तिल, इनसे कैल्शियम मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया कितने झिल्ली की बनी होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कितने झिल्ली बाउंड ऑर्गेनेल है? तो डबल झिल्ली बाउंड ऑर्गेनेल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का नाम आता है और केंद्रक का नाम आता है। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में सिंगल झिल्ली युक्त आपको कोशिकांग मिलेंगे, डबल झिल्ली युक्त मिलेंगे, और जिसमें झिल्ली है ही नहीं ऐसे भी मिलेंगे। तो तीनों को कवर करते हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं 10 से पहले पहले ये। तो डबल झिल्ली बाउंड ऑर्गेनेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली है, क्लोरोप्लास्ट में दोहरी झिल्ली। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसके अतिरिक्त केंद्रक है ना, न्यूक्लियस, उसमें भी डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली है। आप कहेंगे किसमें झिल्ली है ही नहीं? तो राइबोसोम। तो राइबोसोम में झिल्ली बिल्कुल नहीं है। और साइकोस्केलेटन है जो यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, कोशिका का आकार, आंतरिक संगठन को बनाए रखता है। तो राइबोसोम और साइटोस्केलेटन में झिल्ली है ही नहीं, तो राइबोसोम में झिल्ली नहीं है। बाकी में एकल झिल्ली, जैसे लाइसोसोम में सिंगल झिल्ली है, रिक्तिका में सिंगल झिल्ली है, ईआर में सिंगल झिल्ली है, गोल्जी बॉडी में सिंगल झिल्ली है, डबल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक में है, और राइबोसोम में बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है? इसमें अयस्क के सवाल आ रहे हैं, तो पहले भी यहाँ पर इस वीडियो में अपन बता चुके हैं। तो यहाँ आप देखेंगे सिनेबार निकल का थोड़ा ही अयस्क है। सिनेबार तो Hg का है, मरकरी का अयस्क है। तो सिनेबार पारा का एक विषैला अयस्क है, मरकरी पारा का अयस्क है सिनेबार, HgS इसका फॉर्मूला है, निकल नहीं है। बाकी गैलेना ये किसका अयस्क है? सीसा का है, ठीक है, लेड का है। बोरनाइट है कॉपर का अयस्क है, बोरनाइट है। मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसका उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकाने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसका उपयोग होता है उर्वरक रसायन बनाने में। सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकाने वाले पदार्थ, पेंट, डाई, ये सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्वों की पहचान करें। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है, ठीक है, सौर सेल में सिलिकॉन होता है। सौर सेल क्या करता है? एक अर्धचालक युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर। किस पर? फोटोवोल्टिक प्रभाव पर कार्य करता है, और इसमें पीएन डायोड का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन स्थल है, ये आपको बता चुके हैं। शुद्धांत्र, छोटी आंत जो 22 फीट या 7 मीटर लंबी होती है, जहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। आहार नाल की पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई वो 30 फीट है, लगभग 9 मीटर। साइकस और पाइनस किसके उदाहरण है? तो जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है ये सभी। साइकस, पाइनस, स्प्रूस, सनोबार, देवदार, ये किसके हैं? जिम्नोस्पर्म जो नग्न बीजी है, खुली अवस्था में बीज रहेंगे, ढकी हुई अवस्था में नहीं रहेंगे, ये अपन। नेक्स्ट अपना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे
स्पष्ट तनाव पर स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट देखो, द्रव्य जो लिक्विड है, द्रव्य की बूंदों का गोलाकार आकार द्रव्यों में स्पष्ट तनाव के गुण के कारण, बिल्कुल गोलाकार यानी सबसे कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करते हैं द्रव्य पृष्ठ तनाव के कारण, और उसका गोलाकार आकार पृष्ठ तनाव के कारण ही हो पाता है। बर्फ का गलनांक दाब घटने से घटता है। बर्फ का गलनांक दाब घटने नहीं, दाब बढ़ने से घटता है। दाब बढ़ने से होना चाहिए। बर्फ का गलनांक दाब बढ़ेगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। जब बर्फ पर दाब बढ़ेगा तो उसका आयतन भी कम हो जाएगा। दाब बढ़ेगा तो आयतन कम हो गया। आयतन कम होने से पानी की मात्रा बर्फ से कम हो जाएगी। पानी की मात्रा बर्फ से कम होगी तो उसका गलनांक है वो क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी कम ताप पर ही वो गलना लग जाएगा जब उस पर दाब बढ़ा देंगे। तो बर्फ का गलनांक दाब बढ़ने से घटता है, तो दबाव बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत दे रखा है। अधिक ऊंचाई पर तरल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि उच्च ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऊंचाई पर, पहाड़ी इलाके पर कम ताप पर ही लिक्विड है वो उबलने लग जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आपको परिभाषा आनी चाहिए। क्वथनांक की परिभाषा क्या है? क्वथनांक का मतलब है कोई चीज़ कब उबलेगी, जब वाष्प दाब, उबलने पर जो वाष्प दाब है और वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तब वो चीज़ क्वथनांक उबलना लग जाएगी। और ऊपर वायुमंडलीय दाब कम होता है तो यहाँ पर कम दाब, वाष्प दाब भी कम, वाष्प दाब पर कब, कम ताप पर कम वाष्प दाब हो जाएगा तो कम ताप की आवश्यकता पड़ेगी। उस केस में वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब इक्वल हो जाएंगे। और एक है वाष्पीकरण केवल द्रव्यों की सतह पर होता है। बिल्कुल ऊपरी सतह पर वाष्पीकरण होगा, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अंदर से थोड़ा ही आएगा पहले, क्योंकि जो हल्की चीज़ है ना वो ऊपर रहती है। यहाँ पर सतह पर ही तो हल्की चीज़ ऊपर रहेगी, यानी गर्म चीज़ तो ऊपर रहती है। गर्म क्या है? गर्म चीज़ हल्की होती है, वो ऊपर रहेगी। ठंडी भारी होती है, नीचे रहेगी। तो गर्म है वो ही पहले वाष्पीकरण होगा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे जिसकी आवृत्ति कितने हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहेंगे। कौन सी तरंगे? अवश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है और 20,000 हर्ट्ज, एक 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के मध्य अपन ध्वनि जो भी फ्रीक्वेंसी इनके मध्य है ना वो अपन सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकते। जैसे कि हाथी जो अपना साउंड निकालते हैं ना, हाथियों की साउंड होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है जिनको अपन नहीं सुन सकते हैं। तो इंफ्रासोनिक जैसे भूकंप की जो वेव है ना उनकी अवश्रव्य तरंगे हैं इंफ्रासोनिक है जो अपन नहीं सुन सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट इंफ्रासोनिक है। हिमस्खलन, झरने, ये अवश्रव्य है, इंफ्रासोनिक है। हाथी 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि उत्पन्न करते हैं और अपन जो सुन सकते हैं वो ऑडिबल वेव है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है जो हमारे कान सुन सकते हैं। और जो अल्ट्रासोनिक है, पराश्रव्य है, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। जैसे इनको अपन तो नहीं सुन सकते लेकिन कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ से सुन सकते हैं। और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड होती है और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ से आप अंदाजा लगाइएगा कि जो ठोस है ना उनमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, द्रव में उससे कम और गैस पे सबसे कम होती है ध्वनि की चाल। नेक्स्ट अपना है किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताइए। किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति। अब किशोरावस्था में कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, किशोर सोचते हैं कि ज़्यादा खाना खा लिया तो मोटा हो जाएगा, मोटापे से उनको डर लगता है तो वो खाना बिल्कुल खाते नहीं। तो इस टाइप से उसमें डर बैठ जाते हैं कि वो खाना खाना ही बहुत कम कर देते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट युक्त, प्रोटीन युक्त ज़्यादा डाइट नहीं लेते। डरते हैं कि कहीं ज़्यादा मोटे न हो जाए, मोटापा के शिकार न हो जाए, अपनी आकृति है वो छवि गड़बड़ा ना जाए, बिगड़ ना जाए, विकृत ना हो जाए। तो उसमें जो एक ये डर बैठ गया इसे दोस्तों एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। वो नर्वस हो गई, एनोरेक्सिया बैठ गया है उसमें। तो एनोरेक्सिया एक तरीके से खाने का विकार है जिसे एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलेंगे। छवि विकृत होने का डर रहता है। चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट आपको बता दिया। CaCO3 शुरुआत में सवाल का बता दिया था। चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही उदाहरण है। चौक वगैरह। क्षारक लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? क्षारक लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? अम्ल इसका उल्टा करते हैं। अम्ल यानी अनील, अम्ल अनील है, ठीक है। अनील यानी अ से अम्ल, नी यानी नीले से लाल करेगा, नीले से लाल करेगा। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करेंगे और क्षार इसका उल्टा उल्टा करेंगे, लाल को नीला कर देंगे। अब यहाँ पर दो टर्म निकल के आती हैं, एक आता है क्षारक और एक आता है क्षार। तो दोनों में क्या अंतर है? क्षारक है ना बैश, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वो क्षार हो जाएंगे। यानी आप कहेंगे सभी क्षार क्षारक होंगे, सभी क्षार क्षारक होंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील थोड़े ही होते हैं। वो क्षारक
वो क्षारक जो जल में घुलनशील होंगे वही तो क्षार है, वही एल्कली है, और जो क्षारक जल में घुलनशील नहीं होंगे वो बच जाएंगे, यानी आप कहेंगे सभी क्षारक क्षार नहीं होते। अम्ल नीले लिटमस को लाल करेंगे। अब लिटमस के जैसे और कौन से इंडिकेटर है, तो प्राकृतिक सूचक आता है, एक संश्लेषित सूचक आता है, एक जो ग्राही सूचक है, ऑल फैक्ट्री सूचक है, जिसकी गंध से आपको पता चलता है किस टाइप का माध्यम है। तो यहाँ पर प्राकृतिक सूचक में हल्दी आ जाएगा, ठीक है। लिटमस भी एक प्राकृतिक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। और संश्लेषित सूचक में मेथिल ऑरेंज फिनोप्थिलीन आ जाएगा। और यहाँ पर ऑल फैक्ट्री सूचक में लवंग का तेल, प्याज, वेनिला इत्र हैं। ये हैं गंध परिवर्तन के द्वारा अम्लीय और क्षारीय होने की सूचना देते हैं। गंध चेंज हुई तो आपको पता लगेंगे क्या अम्लीय है या फिर क्षारीय है। नेक्स्ट अपना सवाल है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, द्रव्यमान लगभग दुगुना, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है। जीवाणु बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बुखार, जब आपके शरीर में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई, इन्फेक्शन हुआ, ज़्यादातर वायरल होगा या बैक्टीरियल होगा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, इनका एक लक्षण देखने को मिलेगा, बुखार आ जाएगा, ठीक है। वायरल है तो फिर आपको जुकाम है, खांसी है, ये आएगा। और जीवाणु संक्रमण से आपका बुखार आएगा तो उस समय आपको डॉक्टर क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, कि कहीं ना कहीं यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कहीं तो एंटीबायोटिक से वो ठीक हो जाए। तो बैक्टीरिया के संक्रमण के खिलाफ काम करने वाली दवा है एंटीबायोटिक। अब वायरस जनित रोग कौन से है, तो रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई ट्रिक से आप वायरस जनित रोग याद रख सकते हो। यानी रेबीज रोग वायरस जनित है, रे यानी रेबीज, ख यानी खसरा, खसरा भी वायरस जनित है, ह यानी हर्पिस रोग, मे यानी मेनिनजाइटिस रोग है, ही यानी हिपेटाइटिस रोग है, ट यानी ट्रेकोमा रोग है, हिट करके साइलेंट, फिर पो यानी पोलियो, एच यानी एड्स और चेचक है, छोड़ गई यानी छोटी माता, डेंगू, गई यानी गर्ल्स ऑन ई इन्फ्लुएंजा, ये सभी रोग हैं वायरस जनित। कोशिका दरों में जो साइटोप्लाज्म है उसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय, ये क्या है, ये कोशिकांग है। राइबोसोम कोशिका झिल्ली नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर्ड कोशिका झिल्ली होती है, डबल लेयर्ड। गोल्जी कॉय में सिंगल लेयर्ड होती है। ये है क्या, तो कोशिका दरों में जो कोशिका दरों क्या है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बाहर जितना भी मटेरियल है वो कोशिका दर में, तो उस कोशिका दर में आपको क्या मिलेगा, कोशिकांग मिलेंगे, केंद्रक को छोड़ देंगे यहाँ पर। वाशिंग सोडा Na2CO3 के साथ में 10 जल के अणु, वेरी इजी। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, यानी कैल्शियम CaSO4 के साथ हाफ H2O है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट अपना है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, ये सभी सवाल पूछे। बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला है कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का एक प्रमुख घटक है, तो कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण है ये फास्फोरस जो चक्कर, आप फास्फोरस चक्कर में ये टर्म देखने को मिलता है कि कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली फास्फोरस चक्कर में जैविक झिल्ली, न्यूक्लिक अम्ल और कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का एक प्रमुख घटक है, वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस जैविक झिल्ली, न्यूक्लिक अम्ल में भी फास्फोरस, कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण, इसका प्रमुख घटक क्या है, फास्फोरस है, ठीक है। जैविक झिल्ली, न्यूक्लिक अम्ल और कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण का प्रमुख घटक फास्फोरस है। प्रकृति में अधिकांश जो फास्फोरस है वो फॉस्फेट आयन में मिलेगा, PO4 3- ये फॉस्फेट आयन है, ध्यान रखना। फॉस्फेट आयन क्या है, फॉस्फेट PO4 3-। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टान से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने में किया जाता है। ह्यूमिडिटी कितनी है, आर्द्रता कितनी है, उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है। आप सरल में कहेंगे आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है आर्द्रता को मापने में। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है। प्राकृतिक गैस का ज्वलन कर रहे हैं, नेचुरल गैस को आप जलाएंगे, यानी कार्बन को जब आप जलाएंगे, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फ्री हो जाएगी। नेक्स्ट अपना है, अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है। अब अनबुझा है यानी बिना बुझा चूना। अब बिना बुझा यानी जल नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा चूना, जैसे क्विक लाइम बोलते हो आप। और बुझा हुआ चूना, उसमें जल ऐड करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बुझा हुआ चूना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना कैसे मिलेगा, तो बिना बुझा चूना कैसे मिलेगा, तो आप कहेंगे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसमें जल अलग करेंगे, यानी इसको थोड़ा गर्म करेंगे ना तो जल अलग हो जाएगा। तो गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा। सॉरी, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो
दूधिया कलर कर रही है वो अलग हो जाएगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो चूना पत्थर हैं, जो चौक है, संगमरमर है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी। नेक्स्ट अपना है दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो ये स्टेटमेंट देखो, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है और अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, दोनों ही गलत है भाई। लाल लिटमस को नीला, अम्ल नीले को लाल करता है, नील में लाल को नीला, तो क्षार करते हैं, क्षारक करते हैं, बेस करते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, कड़वे तो क्षार होते हैं, ये क्षार के गुणधर्म दे दिए और अम्ल का बता रहा है, तो दोनों ही गलत है ना, दोनों ही गलत हो गए। अम्ल की पीएच कितनी होती है, 7 से कम होती है। एक दोस्तों अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा में क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति से अम्लीय वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। दांतों की क्षरण कब स्टार्ट होती है, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्ध धातु नहीं है, ठीक है, मेटलॉइड अर्ध धातु नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीजियम अर्ध धातु नहीं है, बाकी टोटल 7 अर्ध धातुएं हैं, वो हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये 7 अर्धधातु दोबारा देख लो, बोरॉन अर्धधातु है, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। नेक्स्ट है कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की रिएक्शन, तो यहां पर इसमें आप लेड की पीबी की रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेड क्लोराइड मिल जाएगा। पीबी के साथ Cl ऐड हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। कारण क्या है, लेड ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से। ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी आप देख पा रहे हो घटते क्रम में, अवरोही क्रम में है, यानी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है पोटेशियम। पोटेशियम इनके निचले स्तर वाले किसी भी यौगिक में से उस एलिमेंट को हटा सकता है, यौगिक से एलिमेंट को हटा सकता है पोटेशियम। सोडियम इसके नीचे से कोई भी एलिमेंट को हटा सकता है, यानी सोडियम पोटेशियम को नहीं हटा पाएगा, कैल्शियम सोडियम को नहीं हटा पाएगा। तो यदि यहाँ पर जैसे एक मैं रिएक्शन बताऊं आपको, क्या जिंक सल्फेट की मैं रिएक्शन आयरन से कराऊं तो हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि आयरन कम अभिक्रियाशील है, तो ये जिंक को नहीं हटा सकता है। या फिर इसकी रिएक्शन में कॉपर से कराऊं तो हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कॉपर भी कम अभिक्रियाशील है। इसकी उल्टी जरूर होती है, CuSO4 की रिएक्शन यदि जिंक से करा दे तो ZnSO4 हो जाएगा, क्योंकि कॉपर से जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है तो कॉपर को हटा देगा। या फिर आयरन से करा दे तो आयरन भी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है तो वो कॉपर को हटा देगा। तो ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी है और इसमें ये क्रम याद रखिएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। इसके पहले पहले टर्म याद रखे हुए मेरे तो पोसो के में AG आले हा को म सी गो। नेक्स्ट अपना सवाल है, कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक में था आपकी सिल्वर ऑप्शन। यहाँ पर कुछ मैंने ऐड किया कि सिल्वर के बाद चालकता में कॉपर है, कॉपर के बाद गोल्ड है, गोल्ड के बाद एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट अपना है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसे खाद्य ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। तो पेड़ पौधों पर सूर्य की जितनी एनर्जी आती है ना, जितनी एनर्जी आती है उनमें से केवल वो 1% की ऊर्जा का उपयोग, 1% सौर ऊर्जा का उपयोग खाद्य ऊर्जा में कन्वर्ट करने में करते हैं। जितनी भी एनर्जी आती है तो लगभग उसका 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो 1% ऊर्जा ही ग्रहण करेंगे पेड़ पौधे। सूर्य से तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा आती है लेकिन उसकी केवल 1% वो ही एब्जॉर्ब करके उसको खाद्य ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। अब 10% ऊर्जा का नियम आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का है स्थानांतरण होता है। यदि किसी ने 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है ग्रहण किए तो नेक्स्ट पोषी स्तर में वो केवल 10 किलो कैलोरी ऊर्जा ही कन्वर्ट कर पाएगा। जैसे जो शाकाहारी हैं वो पेड़ पौधों को खाएंगे और पेड़ पौधों ने यदि सूर्य से ऊर्जा बनाई है 100 किलो कैलोरी तो वो केवल शाकाहारी उनमें से 10 किलो कैलोरी खाएगा और शाकाहारी को आगे जो खाएगा वो उस एनर्जी का केवल 1 किलो कैलोरी ही खाएगा। नेक्स्ट अपना है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। तो SiO2 इसे क्वार्ट्ज कह सकते हो, इसे स्फटिक कह सकते हो, इसे दोस्तों सिलिका कह सकते हो, सिलिकिक ऑक्साइड या सिलिकिक अम्ल भी कहा जाता है। इसका गलनांक उच्च होता है और ये रेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य घटक है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसे आप क्वार्ट्ज के नाम से जानते हो। नेक्स्ट अपना है अप्रद
खाद्य श्रृंखला, अप्रद खाद्य श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थ का पोषी स्तर क्या है? मृत कार्बनिक पदार्थ है उसका पोषी स्तर पूछा है अप्रद खाद्य श्रृंखला। जो अप्रद का मतलब क्या हुआ, तो मृत जीवनोत्पन्न सामग्री के टुकड़ों को कहा जाता है। जो चीज मृत हो गई है और मृत होने के बाद उनका जो अपशिष्ट वगैरह है, वो मृत चीज का जो भी प्रोडक्ट है, तो मृत जीव के बाद जो भी उनका आपको कुछ मिलता है प्रोडक्ट, वो एक अप्रद है। और जो मृत हुआ है उसने क्या खाया है, उसने तो कोई पोषी स्तर, पहला पोषी स्तर को खाया है, उत्पादक को खाया है, यानी प्रथम पोषी स्तर को खाया है। तो अप्रद खाद्य श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थ का पोषी स्तर था पहला। तो मृत जो मर चुका है उसका पहला था, उसका पोषी स्तर क्या था भाई? अप्रद खाद्य श्रृंखला को ऐसे समझो जो मृत है, ठीक है। अब जो मृत है इसको कोई ना कोई खाएगा, तो ये मृत ने भी कुछ खाया होगा, तो मृत का था पहला पोषी स्तर। जैसे हरे पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधे जो घास वगैरह है, वो प्रथम पोषी स्तर है, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो मृत है तो वो पहला ही पोषी स्तर था, उनको किसी ने खाया है मृत को, तो वो फिर दूसरा पोषी स्तर। तो मृत का पूछा है इन्होंने, मृत कार्बनिक पदार्थ का पोषी स्तर कौन सा, तो वो पहला पोषी स्तर है। तो ये मृत का अलग रहता है, अप्रद खाद्य श्रृंखला ये पूरी अलग होती है। अप्रद खाद्य श्रृंखला में मृत शरीर के जानवर या गिरे हुए पत्तों को अपघटक द्वारा खाया जाता है। कौन खाता है? अप्रद को अपघटक खाते हैं। अप्रद मृत जीवनोत्पन्न सामग्री के टुकड़े होते हैं और बैक्टीरिया, कवक आदि सहित प्राथमिक उपभोक्ता अप्रदहारी हैं, जो अप्रद पर मृत जीवित जीवीय रूपों को खाते हैं। ये पहले और सबसे निचले स्तर में उत्पादक और हरे पौधे, ये अपन बता चुके हैं। नेक्स्ट अपना प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र आइन है, ठीक है। एक होता है एन, ठीक है, एन, एक होता है ईन होता है, एक आइन होता है। तो एन में तो आपके CnH2n+2 है और ईन में CnH2n, आइन में CnH2n-2। तो यहाँ पर -2 वाला फॉर्मूला है। तो C3H8 है, प्रोपाइन है ना, मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है और उसका दुगुना करके 2 माइनस करना है, 6 - 2, C3H4 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्योंकि आइन का जो फॉर्मूला है एल्काइन जिसे आप बोलते हो, ठीक है, एल्काइन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। तो यहाँ पर n कितने, कार्बन 3 है, प्रोप में कार्बन 3 होते हैं, मैथ में 1 होता है, एथ में 2 होते हैं, मैथेन एथेन। प्रोप में 3 कार्बन होंगे, तो 3 कार्बन, n 3 रखा, तो ये 3 दूनी 6 - 2 4 हो जाएंगे, C3H8। और ये आप देख सकते हो मिथेन जो CH4 है, CnH2n+2 करेंगे CH4, एथेन में CnH2n+2 आप करेंगे तो इसमें जितने कार्बन है उसका दुगुना करके 2 होगा, तो एथेन, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। अगला सवाल है, गहरे समुद्र के जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सूर्य पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला क्या आता है? तो सूर्य के बाद, सूर्य से ऊर्जा है वो पौधे। सूर्य से ऊर्जा किस में जाएगी? पौधों में जाएगी। मैंने कहा पौधे केवल 1% ही ऊर्जा ग्रहण करेंगे, सूर्य की जो ऊर्जा उन पर पड़ती है उसका 1% एब्जॉर्ब करेंगे, और पौधों को फिर ये प्रथम पोषी स्तर है, पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो ऊर्जा किस में जा रही है? पौधों में जा रही है। नीला थोता, ब्लू विट्रियल, ये इसका रासायनिक नाम नीला थोता का, नीला थोता जो ब्लू विट्रियल जिसे तूतिया या कॉपर सल्फेट कहेंगे, तो नीला थोता है वो तूतिया है, कॉपर सल्फेट CuSO4 है। हरा थोता है आयरन सल्फेट। ध्यान रखना, नीला हरा कलर, वैसे कॉपर का मैंने पहले कहा था हरा कलर, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। नीला थोता है कॉपर सल्फेट, इसका रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। नीला थोता कॉपर सल्फेट है और हरा थोता है वो आयरन सल्फेट है, हरा थोता आयरन सल्फेट है और नीला थोता इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहेंगे। गंधक जो विट्रियल का तेल है वो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक विट्रियल का तेल, गंधक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। एक दोस्तों सवाल पूछा हुआ प्रीवियस एग्जाम में, म्यूरेटिक अम्ल क्या है? म्यूरेटिक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को म्यूरेटिक अम्ल कहेंगे। एक्वारेजिया है, इसमें कितने HNO3 होते हैं? 1 HNO3 और HCl के 3 रेशियो, ठीक है, 1 नाइट्रिक एसिड और 3 HCl का रेशियो है 1:3। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? अब यहाँ पर आप ऊर्जा है, इसकी इकाई जूल सभी को पता है, आवर्ती की इकाई हर्ट्ज है, दाब की इकाई है वो न्यूटन न होकर, अब न्यूटन तो है, बल की इकाई, शक्ति की इकाई वॉट है, दाब की इकाई क्या है? ये न्यूटन गलत दे रखा है, दाब की इकाई तो पास्कल है, या फिर आप कहेंगे दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल यानी न्यूटन, क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी दाब की इकाई। दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटा
क्षेत्रफल होगा प्रेशर। तो बल की न्यूटन, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर है। एक दोस्तों यहाँ पर टर्म है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मात्र पूछ लेते हैं। तो जी है जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी वैल्यू है 6.673 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसके मात्रक से थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कोशिका का बिजली घर। तो माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका का बिजली घर, पावर प्लांट, पावर हाउस, जो भी कहूँ। तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तेल का, अब देखिए, वनस्पति तेल को घी में बदलने के लिए जो हाइड्रोजन गैस के रिएक्शन है वो हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। क्या है? हाइड्रोजनीकरण है, जिसमें वनस्पति तेलों को घी में कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोजन को ऐड करके, हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करा के। अब ये रिएक्शन कराई जाती है उत्प्रेरक निकल, प्लेटिनम या प्लेडियम की उपस्थिति में। तो इसमें उत्प्रेरक कौन सा है? निकल, प्लेटिनम या प्लेडियम की उपस्थिति में रिएक्शन होगी हाइड्रोजन की, जैसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इसको हटाने के लिए इसमें हाइड्रोजन की क्रिया कराएंगे, जिससे ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक है, संतृप्त, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक से संतृप्त कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण होता है, हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है। जैसे एथिलीन है, एसिटिलीन है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, इसको एथेन में बदल रहे हो, सिंगल बॉन्ड में बदल रहे हो, तो हाइड्रोजनीकरण आपको कराना पड़ेगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस अवस्था में बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया CO2 को, तो वो बर्फ रूपी काम करेगी, बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगी, जिसे आप शुष्क बर्फ कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन को तो जोड़ रहे हैं, H2 को जोड़ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अपचयन हो रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन ऐड हो रही है अपचयन में। और अपचयन का पूछन तो हाइड्रोजन ऐड करनी है, ऑक्सीजन को हटानी है। ठीक है, और ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो वो ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिसे आप उपचयन भी कहते हो। अब लास्ट के एक दो सवाल रहे हैं। नारियल के रेशे युक्त छिलके के उत्तक किसके बने होते हैं? तो नारियल का रेशा युक्त जो छिलका है ना, वो एक तरीके से मृत कोशिका है। तो मृत कोशिका होगी स्क्लेरेन काइमा की। नारियल का जो छिलका है जिसमें फाइबर होते हैं वो स्क्लेरेन काइमा टिश्यू का है, क्योंकि जो आप सरल स्थायी उत्तक देखते हो उसमें 3 उत्तक आते हैं जो सरल और स्थायी उत्तक हैं, कॉलेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा, पेरेन काइमा। और ये एक ही टाइप की कोशिकाओं के बने होते हैं। और स्क्लेरेन काइमा होता है ना, ये मृत होता है, लंबी, संकरी और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं इसकी कोशिकाएं। तो मृत होगा, तो यहाँ पर नारियल के रेशेयुक्त जो छिलके हैं वो मृत स्क्लेरेन काइमा के बने होते हैं। और ये स्क्लेरेन काइमा होता है पादप को यांत्रिक दृढ़ता देता है। तो दृढ़ता, यांत्रिक दृढ़ता देने का काम करता है स्क्लेरेन काइमा। एक जो पेरेन काइमा उत्तक है ना, ये जो कोमल भाग है वहाँ पर पेरेन काइमा होगा। और पेरेन काइमा का मुख्य काम है खाद्य का भंडार करना, भोजन का भंडार करना, प्रकाश संश्लेषण में सहयोग करना। पेरेन काइमा करेगा प्रकाश संश्लेषण में सहयोग, और पेरेन काइमा भोजन का भंडार करेगा। कॉलेन काइमा लचीलापन के साथ दृढ़ता प्रदान करता है। तो पेरेन काइमा में कैसी वाल रहती है? पेरेन काइमा में जीवित कोशिका और दीवारें इसमें मौजूद पतली दीवार वाली कोशिका के कारण ये लचीली होती है। कॉलेन काइमा में जीवित कोशिका अनियमित और मोटी दीवार होगी। पतली दीवार पेरेन काइमा में होती है, पे से पतली दीवार कॉलेन काइमा में मोटी और अनियमित दीवार होती है। स्क्लेरेन काइमा में गाढ़ी लिग्निफाइड दीवार होती है, जिसमें ये जलरोधी होगा, मृत कोशिकाएं होगी इसमें। ये तो था सरल स्थायी उत्तक। और जटिल उत्तक में जाइलम और फ्लोएम आ जाएंगे। नेक्स्ट है कोशिका किसी जीव का जीवित भाग है। कैसा? सबसे छोटी इकाई है अपनी। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है कोशिका। कोशिका मिलकर बनाती है उत्तक, और उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग। आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित होते हैं। 17वां समूह मैंने बता दिया हैलोजन का है, 18वां है नोबल गैस का, 17वां सैलोजन, 18वां नोबल गैस, 16वां है वो चैल्कोजन है, 15वां निक्टोजन है, 11वां सिक्का धातु है, पहला क्षार धातु है, और क्षारीय मृदा धातु है दूसरा ग्रुप। तो ये 102 सवाल जो SSC GD जनवरी फरवरी एग्जाम 2023 में पूछे गए हैं। तो साइंस के लगभग प्रत्येक शिफ्ट में 1-2 सवाल पूछे गए। इनका काफ़ी अच्छे डिटेल्ड अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको आइडिया लगा किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। अभी जो ऑफर चल रहा है क्रिसमस डे पर, उसका फ़ायदा उठाइएगा आप। यहाँ पर यदि आप 28 दिसंबर से पहले नव वर्ष से पहले, क्योंकि 2024 में टेक्स्ट बुक पास की प्राइज बढ़ने वाली है, तो उससे पहले इसको ग्रैब कर लो। फिलहाल अभी क्रिसमस डे पर ही ग्रैब कर लो TTG के कूपन कोड से। एक साल में नहीं, 2024 में जो भी एग्जाम्स आएंगे, पास प्रो आपको 314 में मिल रहा है। यानी पास प्रो, यानी सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट भी यहाँ पर सम्मिलित है। जो भी एग्जाम आएंगे उनके मॉक टेस्ट आप देख पाएंगे। एक साल के लिए इन्वेस्ट करना है
और पूरे एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट बेहतरीन ढंग से आप स्मार्ट वर्क के तौर पर तैयारी कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीसी के कूपन कोड से चेकआउट कर सकते हो, अपना पास रिन्यू करा सकते हो अभी ऑफर के तहत। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।